चलिए मैं यहां से आज आपको एक नया आयाम आपको जोड़कर दे रहा हूं कि सुरक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, और इस बार जो ग्लासगो में हुआ, जो रोम में हुआ, उससे एक नया एक पद्धति निकल कर आ रही है और अभी आपको पढ़ा दे रहा हूं। भविष्य में हो सकता है आपको वो सुनने और पढ़ने को मिले। तो मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की। अब सुरक्षा जो सबसे पहले, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पर्यावरण की चिंता किए बिना उन्होंने कहा कि ये 4 लेन सड़कें बनाना आवश्यक है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि तमाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। तो सुरक्षाएं जो होती हैं, अभी तक मैंने जो लास्ट ईयर पढ़ाया था वो मैंने आपको बताया था कि सुरक्षाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, इनकी प्रायोरिटी होती है, ध्यान से समझिएगा। और ये समाज की सुरक्षा मैं आपको एक ऐसे डायमेंशन में लेकर आ रहा हूं जहां आपको डिमांड और सप्लाई पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि समाज में एक्शन और रिएक्शन कैसे होता है, एक्शन और रिएक्शन कैसे होता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया किस रूप में काम करती है। सुरक्षाएं जो होती, मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। मैंने आपसे कहा कि साहब आप पढ़ने चले जाइए, बहुत अच्छी क्लास है, लेकिन आपको वहां ये पता कि किसी भी समय छत गिर सकती है, आपका ध्यान पढ़ने में नहीं लगेगा, छत पे लगेगा कहीं गिर ना जाए। अगर आप मजबूरी में बैठेंगे आप वहां से छोड़कर भागेंगे। तो सुरक्षाएं जो होती हैं आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया को तय करती है। समाज के अंदर ही ये विभिन्न प्रकार की सुरक्षा ये नहीं कि सिर्फ कोई हमला कर रहा है, ये विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सिक्योरिटीज होती हैं जिनके आधार पर समाज क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया करने के कारण समाज की गति तय होती है। क्या चीज तय होती है? समाज की गति, यानी कि उसका मोशन तय होता है। समाज अगर गतिशील है, गतिशीलता का मतलब क्या हुआ? गतिशीलता का मतलब हुआ कि वो तेजी से चेंज को अडॉप्ट कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, चेंजिंग एडॉप्ट, जो चेंज जो है वो क्या कर रहा है? चेंज को एडॉप्ट कर रहा है, यानी वो परिवर्तन को बहुत तेजी से ग्रहण कर रहा है। सरकार कह रही है कि नहीं, बच्चियों की हत्या नहीं की जानी चाहिए गर्भ में, भ्रूण हत्या का विरोध करे तो वो उसको स्वीकार कर लेता है। बच्चियों का बाल विवाह नहीं किया जाना चाहिए, वो स्वीकार करता है। उसको लगता है कि नहीं, ये ऑनर किलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तो वो क्या करता है? उसको स्वीकार करता है। लेकिन समाज में हमेशा ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी ऐसी जो रूढ़ियां हैं जो समाज को रोक रही हैं, उस तरह की मान्यताओं के विरोध में जब खड़े होते हैं, जब उसके अपोज में आ जाते हैं, तो क्या होता है? फिर वहां पर एक आपको क्रिया प्रतिक्रिया घर्षण आपको दिखाई पड़ता है। अगर समाज इनको तेजी से एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे उसके कुछ मूल कारण होंगे। समाज जब तेजी से अपने आप को एडॉप्ट करता है, परिवर्तन के साथ अनुकूलित करता है, तो उससे उसकी क्या होती है? गतिशीलता तय होती है। और गतिशीलता के साथ ही बहुत ही आसान भाषा में अगर हम कहें तो वहां पर वो सेंटर ऑफ इंक्लूजन के ज्यादा करीब पहुंचना शुरू कर देता है, यानी समावेशन बिंदु के पास आता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। तेजी से गतिशीलता है। मान लीजिए इस बच्ची का, अब बच्ची की उम्र 14 वर्ष है, आप अंदाजा लगाइए, 14 ईयर्स। और इसने कहा कि पिताजी मैं पढ़ना चाहती हूं, एक अंदाजा लगाइए, पढ़ना चाहती हूं और मैं आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस कुछ भी मुझे बनना है। पिता ने कहा नहीं, हमारे यहां इससे ज्यादा बच्ची पढ़ नहीं सकती, इससे ज्यादा पढ़ ले जाओगी तो शादी तुम्हारी नहीं हो पाएगी या दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप इसकी क्या किया? उन्होंने शादी कर दी। शादी करते ही बोला अब जाओ, तुम्हारा पति, ऐसे ही होता है ना, मैं समझ, जाओ तुम्हारा पति अगर पढ़ाना चाहे पढ़ा देगा, भैया बेटा हमारे यहां से तुम विदा हो जाओ, ठीक है, हम कन्यादान कर दें, पता नहीं कब जिएंगे, कब हमारा जो है वो बुलावा आ जाए, ऐसे कहते हैं। ये सब पुराने डायलॉग होते हैं, उसके बाद भी लंबे समय तक वो रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होता है? इस बच्ची को इसकी निर्भरता इसके पति और उसके परिवार के ऊपर निर्भर हो जाती है। अब वो कहता नहीं, हमारे परिवार में तो लड़कियां भाई पढ़ती लिखती नहीं है, बच्चे पालो, घर चलो, सास ससुर की सेवा करो, पुण्य कमाओ, मैं तो बाहर कमाने जाता हूं। यानी अब उस लड़की की जो पूरी लाइफ है वो 2 परिवारों के निर्णय के बीच में फंस के रह गई है। और इससे क्या होगा? वो बच्चे पैदा करेगी बहुत कम उम्र में, उसकी जो है वो जो फिजिकल हेल्थ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय होगी, उसके पास कोई भी फाइनेंशियल पावर यानी कि जो है वित्तीय समावेशन उसके पास नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि इस नतीजे में समाज में एक रूढ़ी, एक जो जड़वत्ता है, एक जो इनर्शिया है वो मेंटेन रहेगी। इसके पास भी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं उपलब्ध है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, राइट? तो इससे क्या होगा? एक जो है वो जड़वत्ता जहां पर बनी रहेगी। नतीजा क्या होगा? समाज तेजी से होने वाले बदलावों को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। रीजन बदलाव क्या है? बदलाव है कि जैसे लड़का जो है वो अपनी एक उम्र में शादी करता है, पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, उस तरह एक लड़की को भी उतना ही अधिकार है। आप सिर्फ जो है वो जेंडर के बेस पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप इसलिए डिस्क्रिमिनेशन करें कि आप पैट्रियार्की के सपोर्टर है, आप जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए, ये आपको बताया गया, आप अनजाने में भी कर रहे हैं। वो कर बोले हमारे बाप दादा कर रहे थे, हम भी यही करेंगे, शायद मेरे साथ ऐसा ही होता है।
ठीक है, सबके साथ ऐसा ही होता है, आप लोग ये जो चीजें समझते हैं अपने आसपास जो है वो देखते हैं। तो इसका मतलब है कि आखिर इसके पीछे जाओ, एक आईएएस ऑफिसर क्या करता है, मैंने पहले बताया था। एक आईएएस ऑफिसर, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तक यार ये इंडियन सोसाइटी खाली पढ़ना है, रट लो, जेंडर क्या होता है, क्या नाम है, जाति क्या है, धर्म क्या है, संस्कृत क्या है, इसके परिभाषा याद कर लो, हम तो आईएएस बनने जा रहे हैं, एग्जाम क्रॉस कर लेंगे। आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। अभी राजीव रंजन जी की किताब आई है, जो एक्स सेक्रेटरी थे यूपी के, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी किताब पढ़िए। वो कहते हैं कि इस सेवा के माध्यम से आप कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है मेरी पिछली स्थिति से मैं अगली अच्छी स्थिति कितनी लेकर आ सकता हूं। उनकी किताब मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत ही एक प्रबुद्ध आईएएस ऑफिसर रहे हैं वो, ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल आईएएस ऑफिसर रहे हैं, और उनका पूरा करियर बहुत ही ब्राइट, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिला हूं, उनको देखा है काम करते हुए, तो बहुत ही बेहतरीन जो है वो अभी रिटायर हुए हैं हाल ही में, बेहतरीन काम उन्होंने किया, बेहतरीन। तो ऐसे ऑफिसर जो होते हैं वो कई बार अपने जीवन काल में एक डिफरेंस, और उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से एक मैसेज दिया है कि आप भी सोसाइटी में डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस करने के लिए, उस एक परिवर्तन लेकर आने के लिए, समाज के एक बड़े हिस्से को आगे ले जाने के लिए तुम्हें समझ में तो आना चाहिए कि पैर फंसा कहां है। मेरे मुद्दे को समझने की कोशिश करना। यूपीएससी की जो एजुकेशन होती है, यूपीएससी की एजुकेशन सिर्फ डाटा रटने का नाम नहीं है। इसीलिए देश का यह बहुत ही अलग तरह का एग्जाम है, जहां 55-60%, 58% पाने वाला यूपीएससी टॉप कर जाता है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद भी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार सेकंड डिविजनर जो है इसमें यूपीएससी की रैंक ले आता है। यह इस एग्जाम की सबसे खास बात है, इसमें रटने वाली चीज नहीं है। यह कहता है कि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मुझे समस्याओं की समझ होनी चाहिए, और समस्याओं की समझ करने के लिए मुझे उसके रूट कॉज को लिंक करना पड़ेगा। और सवाल है, अगर मैं तुमसे बात करूं, हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बाल विवाह पे जो है बैन लगना चाहिए, लगना चाहिए, क्यों नहीं लग पा रहा है? राजस्थान में आज भी बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं, बहुत से जो है राज्यों में ऐसा आपको देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब इस क्यों के लिए ही आईएएस ऑफिसर अपनी पढ़ाई करता है। यह बात याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी की तैयारी में शिक्षा पर्पस यानी उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट मेरे कोड को लिखते भी रहते हैं, जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में शिक्षा उद्देश्य परक होनी चाहिए। लिख लेना और मुझे भेज देना आज, ठीक है। शिक्षा उद्देश्य परक होनी चाहिए। सिर्फ अगर आप जो पढ़ रहे हैं अगर उसको केवल डाटा के रूप में रटते रहेंगे, तो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं क्या समस्या आपको आगे 2-3 महीने बाद आपको लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यार, ये क्या रोज डाटा, जीडीपी का आंकड़ा याद कर लिया, जनसंख्या का आंकड़ा याद कर लिया, क्राइम का आंकड़ा याद कर लिया, क्या कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग तुमसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि उद्देश्य विहीन जब कोई रास्ते पे आप चलते हैं, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहां है, रास्ता कहां खत्म हो रहा है, तो आपके मन में घबराहट पैदा होती है। घबराहट जो पैदा होती है आपके अंदर जो है, क्या होता है, आपके पैर धीमे पड़ने लगे। आप किसी भी रास्ते पे चल के देखिए, आपको एग्जैक्टली जब थोड़ी देर बाद चलेंगे यार कहां जा रहे हैं, तो दिमाग में शंका पैदा होती, घबराहट शंका को पैदा करता है कि यार सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद लगता है यार मुड़ तो दूसरे रास्ते मुड़ना है, कि कोई मिल जाए, कोई रास्ते पे है भी नहीं जिससे पूछे कि हम फलाने जो है वो लबासना जा रहे थे, सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आपके मन में क्या होता है, घबराहट पैदा होती, घबराहट शंका को जन्म देता है, और शंका कहता है जाऊं या ना जाऊं। एग्जैक्टली जितने भी स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर अब पढ़ने मन नहीं लग रहा है, सर डेली टाइम टेबल कवर नहीं हो रहा है, सर ये दिक्कत हो रही है, उनके साथ एग्जैक्टली यही दिक्कत होती है। यही दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपना उद्देश्य ही नहीं पता है कि मैं आईएएस जो पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं ऐसे एग्जाम की, बोलो आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। अरे आप आईएएस जब बनने जा रहे हैं, आपका जो एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश लिख रहा है कि दैट इज यू कैन मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी, आप इस समाज में एक अंतर पैदा करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। लेकिन आपको उन्होंने, जब इन्होंने अभी जल्दी रिलीज हुई है उनकी किताब, आपको लगेगा टाइम तो मैं आपको उसकी समरी भी पढ़ा दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके बारे में। उन्होंने पहले बताया कि उन्होंने कैसे तैयारी की, लेकिन उन्होंने बहुत छोटा टाइम, उन्होंने कहा कि इसके बाद जब सर्विस में आप आते हैं तो रियल चैलेंजेस शुरू होते हैं, और इन चैलेंजेस को अगर आप सही तरीके से समझ पाते हैं तो आप